हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बेसिक टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है वो रदरफोर्ड मॉडल का एक एप्लीकेशन है। रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक एप्लीकेशन है। उसकी हेल्प से हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कर पाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं जिससे हम समझ पाएंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बारे में। मान लीजिए अपने पास कोई ये सिस्टम है, इसमें ये एक एटम है और एटम का न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में। ठीक है। अब रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए और उनको बम्बार्ड करवाया एटम पे, एटम के न्यूक्लियस की तरफ उसने बम्बार्डिंग करवाई। तो हम करवाते हैं, हम एक अल्फा पार्टिकल लेते हैं और उसको हम एटम की तरफ फेंक रहे हैं, एटम पे उसकी बम्बार्डिंग करा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल आया, ये एटम तक आया और रिपेल होके वापस चला गया। ये वो वाला है जो 20,000 में से एक वापस चला गया था अपने पाथ पे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। वापस देखते हैं एक बार इसको। एक अल्फा पार्टिकल आया, एटम के पास आया, उसके न्यूक्लियस के पास आया और वापस चला गया। क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व की यहाँ पे कि ये एटम के न्यूक्लियस को परफेक्टली टच नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। एक बार फिर से देखते हैं, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। दैट्स व्हाई इनके बीच में रिपल्सन लग रहा है और इस रिपल्सन की वजह से ये कभी परफेक्टली टच नहीं करेगा। ये थोड़ा पास आएगा और थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस से ही मैक्सिमम रिपल्सन होने की वजह से वहां से वापस चला जाएगा। तो यहां से हमें दो चीजें दिखी। मैं एक रुका हुआ दिखाऊंगा लेकिन उसको मानेंगे नहीं, है ना। ये वाला जो पार्टिकल है जो आपको रुका हुआ दिख रहा है येलो कलर में, यहाँ पे ये देखिए, ये हम मान रहे हैं यहाँ पे मूव कर रहा है, रुका हुआ नहीं है। ये मूव कर रहा है। मूव करके कहाँ आएगा? एटम के पास आएगा, इस न्यूक्लियस को टच नहीं कर पाएगा, कुछ दूरी पे आके रुकेगा और यहां से ये वापस चला जाएगा। तो ये वाली जो मैंने कंडीशन ली है, यहाँ पे जो ली है, ये है वो वाली कंडीशन जहां पे ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और ये जो कंडीशन ली है, यहाँ पे ये आके रुका है, एक बार इधर से आता हुआ रुका और रुक के ये वापस चला गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो बीच में डिस्टेंस बची, क्या ये अल्फा पार्टिकल इस डिस्टेंस से ज्यादा और कवर कर पाएगा? क्या न्यूक्लियस के और पास आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन मैक्सिमम हो गया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जहां तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच कर सकता है? या ये नहीं, हमेशा आप कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर न्यूक्लियस की तरफ फेंकोगे तो एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जिससे पास वो कभी नहीं आ सकता, यानी कभी परफेक्टली टच नहीं कर सकता। हमेशा उनके बीच में कुछ मिनिमम डिस्टेंस बच जाएगी और इसी मिनिमम डिस्टेंस को ही अपन क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए। यहां हम अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं इसलिए उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। आप किसी भी पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एटम पे अगर हमने कोई भी पार्टिकल फेंका है तो उसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या हो सकती है, यानी वो कितना पास जा सकता है न्यूक्लियस के मैक्सिमम। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एनर्जी की हेल्प से। आप सबने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है ना, कि एनर्जी को ना कभी क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पे अलग अलग टाइम पे हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये पार्टिकल मूव कर रहा था, जब ये यहां पे था, परफेक्टली मूविंग कंडीशन में था, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस कंडीशन में इस पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी थी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी, क्योंकि परफेक्टली मूविंग कंडीशन में है। दैट्स व्हाई इसके पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियली, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हुई इसकी काइनेटिक एनर्जी में, एंड ड्यू टू दैट ये मूव कर रहा था। लेकिन जब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये यहां पे रुका, ये यहां आया, रुका, फिर वापस गया। आपने देखा अभी 2 मिनट पहले हमने जो देखा था, आया, रुका, फिर वापस गया। तो जिस मोमेंट पे ये रुका है उस मोमेंट की डिस्टेंस को ही तो हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोला है। और क्या मैं बोल सकता हूं कि इस मोमेंट पे इसकी टोटल एनर्जी जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि ये रुक चुका है। इसकी मोमेंट जो है, इसकी स्पीड वेलोसिटी जो है वो जीरो हो चुकी है इस जस्ट उस मोमेंट पे। तो उस मोमेंट पे उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ये मान लिया मैंने इसकी टोटल एनर्जी एट कंडीशन 1, एट सिचुएशन 1, और ये होगी इसकी टोटल एनर्जी एट एनी सिचुएशन 2। क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों केस में जो टोटल एनर्जी है वो सेम पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए जितनी टोटल एनर्जी यहां थी उतनी ही टोटल एनर्जी यहां भी होगी, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इंक्रीज कर सकते हैं, ना डिक्रीज। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब ये मूव कर रहा था अल्फा पार्टिकल, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी थी, और जब इस पोजीशन पे ये रुका हुआ है, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी।
बिल्कुल सही बात है। अब ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी आती हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों थी? इसके मास और वेलोसिटी की वजह से। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। वॉट इज एम हेयर? एम इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और अगर आप अल्फा पार्टिकल की जगह कोई दूसरा पार्टिकल लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका मास आ जाएगा सिंपली। v इज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? क्या पोटेंशियल एनर्जी mgh लेंगे यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये रुका है, ये किस वजह से रुका है? इसके रिपल्सन फोर्स की वजह से। ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये अल्फा पार्टिकल है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, या दो चार्जेज के बीच में फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हमेशा किसके बराबर होती है? k इंटू चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला है? आर नोट बोला है। और आर नोट ही क्या है? आर नोट को ही हम क्या बोलेंगे? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलेंगे। आई थिंक इतनी चीजें सबको क्लियर है। ओके, इतनी चीजें सबको क्लियर है, इनमें किसी को डाउट नहीं? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर देखूंगा, वो इसके के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर नोट के बराबर होगा। तो यहां से अगर कोई मुझे पूछे कि बताइए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी इसके लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं आर नोट की वैल्यू हो जाएगी के इंटू, अब अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हो तो क्या मैं चार्ज को 2 इंटू ई लिख सकता हूं? आप अगर किसी और पार्टिकल की बात करेंगे तो आप चार्ज को सिंपली क्या लिख देंगे? क्यू ही रहने देंगे, जो भी उसका चार्ज आपको गिवन होगा वो आप पुट कर देंगे इनटू Q2 की वैल्यू क्या लिख देंगे आप? देखो, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। कितने? किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा होते हैं उस एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर। तो इसमें अगर मैं जेड इसका कुछ भी मानूं एटॉमिक नंबर, लाइक अगर ये कॉपर है तो इसकी वैल्यू 29 हो जाएगी, अगर ये स्कैंडियम है 21 हो जाएगी, है ना? कुछ भी अगर आप जो भी इसको मानेंगे, जो भी एटम आप इसको लेंगे, आयरन लेंगे, जेड की वैल्यू 26 हो जाएगी। जो भी इसका एटॉमिक नंबर है उसके बराबर ही अंदर प्रोटॉन होंगे, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई, तो जेड प्रोटॉन्स पे चार्ज हो जाएगा जेड इंटू ई। इसकी वैल्यू हमेशा जेड ई ही रहेगी, आप कोई भी एटम ले लीजिए चाहिए। लेकिन ये जो चार्ज है, ये जो आप पार्टिकल लेंगे, अगर अल्फा पार्टिकल है तो 2e रहेगा, कुछ और लेंगे तो चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या हाफ ऊपर आ जाएगा, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, हाफ नीचे लिखूंगा तो, और ये बच गया मेरे पास एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जिस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहा है उस एटम की तरफ, वो वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये अपने पास हो गया किसी भी एक पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल जब किसी एटम की तरफ मूव करता है, एम मास है उसका और वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या आ जाएगी, कितनी डिस्टेंस तक वो जा पाएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसको और थोड़ा अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। आर नोट विल बी 2k जेड ई स्क्वायर, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 नहीं सॉरी 4 हो जाएगा ये ना, 2 इंटू 2 इट इज 4, सो 4k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। आप इसको चाहें तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? हाफ एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी रहने दो, तो इसको मैं आर नोट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर नोट विल बी, ये हो जाएगा मेरे पास 2k जेड ई स्क्वायर, 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर को मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। लेकिन ये बस याद रखना, ये जो सारी वैल्यू हमने रखी है किसकी रखी है? अल्फा पार्टिकल के लिए रखी है। अगर आप कोई और पार्टिकल ले लेंगे तो सिंपली 2e को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? उसके चार्ज से, और मास और वेलोसिटी को भी उसके मास और वेलोसिटी से हम रिप्लेस कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। इन दो तीन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें आपको इनमें से कोई एक वैल्यू अननोन होगी, वो पता करना होगा। या तो आपको बोल देंगे कि अल्फा पार्टिकल है इतने मास, मास तो आपको कैलकुलेट करना होगा, अल्फा पार्टिकल है इतनी वेलोसिटी है, बताइए उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा। या वो बोल देंगे कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इतना है, कोई अल्फा पार्टिकल को मैंने फेंका किसी एटम पे, वो यहां तक चला गया, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या थी, है ना? या फिर कुछ भी ऐसे ही आपको कोई चीज गिवन होगी, हो सकता है कोई अननोन पार्टिकल दे दे और उस अननोन पार्टिकल के लिए आपको पूछे कि उस अननोन पार्टिकल यहां तक जा पाया है, तो बताओ उसके चार्ज बाई मास का रेशियो क्या होगा अगर उसकी वेलोसिटी ये है तो कुछ भी गिवन हो सकता है। जो भी चीजें पूछेंगे आप इस फॉर्मूला की हेल्प से सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद होना चाहिए। अगर अल्फा पार्टिकल है तो हो जाएगा आर नोट 4k जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर, और अगर ये अल्फा पार्टिकल की जगह कोई और पार्टिकल है तो आर नोट सिंपल आपके पास हो जाएगा 2k जेड ई इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर, where q is charge of that particle and m is mass of that particle and v is velocity of that particle, जो यहां से आ रहा है उसके लिए।